हे एवरीबॉडी, आज मैं आपको वेन डायग्राम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्प करने वाला है। चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर जहां पर भी आंसर राइटिंग की बात आती है तो आप इन वेन डायग्राम्स को यूज करके अपने आंसर्स को इनहेंस कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है आपके मार्क्स इंक्रीज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो कि डीपीएसपी है, आर्टिकल 44 ये कहता है और इसमें आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं जैसे एक तरफ सोसाइटी रहेगी, एक तरफ रिलीजियस वैल्यूज को भी मेंटेन करना है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी मेंटेन करना है। मतलब कि सोसाइटी, रिलीजियस वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों को मेंटेन करते हुए हमें एक ऐसा कानून बनाना है जो कि सारे के सारे धर्मों के लिए एकदम समान हो। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा है सीएसआर, मतलब कि क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो इसमें क्या यूज होगा? इसमें पीपल, प्रॉफिट और प्लेनेट। तो प्लेनेट, पीपल एंड प्रॉफिट, मतलब हम लोगों को प्लेनेट की भी कदर करनी है, प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन इसके बाद पीपल और प्लेनेट का भी कदर करना है। प्लेनेट मतलब कि एक तरीके से हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, अगर इसके बाद फिर अगर हम थर्ड हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन, जब भी एजुकेशन की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो हम ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा क्वालिटी, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद फिर अफोर्डेबिलिटी। मतलब आपको यूज करना ही, चाहे एजुकेशन किया जाए। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखा होगा जो कि हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसमें से बहुत सारी चीजों के ऊपर ये अप्लाई होगा जिसमें कि आप क्वालिटी, क्वांटिटी और अफोर्डेबिलिटी को आराम से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग मनरेगा की बात करें, मतलब कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये आप जानते ही हैं, सबसे बड़ी सोशल स्कीम है ना। तो देखिए, इसमें आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका कौन कौन सा इंपैक्ट होगा, जो कि मनरेगा के जो भी वर्क चल रहे हैं उसमें एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा और सोशल इंपैक्ट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी वैल्यूज है, तो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वैल्यूज। अब इसके अंदर भी आप सब पार्ट्स कर सकते हैं चाहे तो, जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर हम लोग स्वच्छ भारत मिशन को देख लें या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट को देख लें, तो इसी तरीके से इकोनॉमी के टर्म्स में भी कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए हैं या फिर कौन से गवर्नमेंट ने स्कीम चलाए हैं, सोशल के भी अंदर कौन से स्कीम चलाए हैं, ये सारी चीजों को आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर देखिए, इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक। इसके बाद अगर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, हम लोगों ने ये छोटे से पढ़ा है, इसके लिए हम लोगों का R3 यूज होता है। R3 में रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। आपको क्या करना है, जो भी वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है, रिसाइकल करना है और उसके बाद उसे रीयूज करना है। सही बात है, वेस्ट से ही हम लोगों को दोबारा मटेरियल यूज करना है जिससे कि हम लोग इफेक्टिव तरीके से पॉल्यूशन को कम कर सकें। अगर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोगों का एक सब्जेक्ट भी है, इसमें आप 3 P's का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और प्रूफिंग। आपको प्रिपेयर पहले ही रहना है किसी भी डिजास्टर के लिए, इसका फिर अगर हो गया तो हम लोगों को प्रिवेंट करना है और उसका फिर प्रूफिंग करना है, ठीक तरीके से कवरेज देना है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में 3 P's है, हम लोगों को किस चीज के लिए तैयार रहना है, वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में 3R है कि अगर एक बार डिजास्टर हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, तो रिहेबिलिटेट करना है जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं, इसके बाद फिर रेस्क्यू करना है जितने भी लोग जो अफेक्ट हुए हैं और उसके बाद उन्हें रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करना है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, इमोशनल हो, कैसा भी हो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करना है, आप किसी भी टर्म्स में यूज कर सकते हैं, चाहे एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो, चाहे सोशल अवेयरनेस हो, चाहे साइकोलॉजिकल अवेयरनेस हो, किसी भी चीज के अवेयरनेस में आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं। कैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? थ्रू इंफॉर्मेशन, इसके बाद थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू कम्युनिकेशन, और इसे ICE मॉडल भी कहा जाता है। और इस वेन डायग्राम को बहुत सारे GS 1 2 3 के टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, GS 4 में भी यूज कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन का हो, चाहे वो किसी भी तरीके से फसल कृषि बीमा योजना का हो। तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किसके थ्रू? न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे लोगों को कैंप्स प्रोवाइड करके, या फिर बहुत ही नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी कर सकते हैं। उसका कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे? हम लोग टेलीविजन और सोशल मीडिया के जमाने में सारी चीजें पॉसिबल है, तो इस तरीके से हम अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला वेन डायग्राम। बात करें यूथनेसिया की, यूथनेसिया जिन्हें नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं सिंपल वे में, उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। जैसे कि अभी आपने स्विट्जरलैंड का एक चल रहा होगा, स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी है जो कि यूथनेसिया है। मतलब कि क्या, यूथनेसिया मतलब कि इच्छा मृत्यु, मतलब कोई एक इंसान की ऐसी कंडीशन आ जाए जिस समय की उसे लगे कि अब जीवन जीना सही नहीं रह गया, अब मुझे मर जाना चाहिए। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा कैंसर पेशेंट है जिसका कि एकदम लास्ट स्टेज पे है, तो उसे मर जाना ही ज्यादा सही है, तो उस केस में उसे यूथनेसिया कहते हैं। यूथनेसिया मशीन भी बनाई है स्विट्जरलैंड ने, अभी न्यूज में चल रहा है। तो देखिए, यूथनेसिया की जब भी बात आएगी, ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, एक तो मॉरल सेंस, क्योंकि मरना और मारना, क्योंकि अगर हम जिंदगी दे नहीं सकते तो इसीलिए जिंदगी लेने का भी अधिकार नहीं है, तो इसलिए हमारे इंडियन में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को अलाउड किया है। ठीक है, मतलब लाइफ सपोर्ट को हम लोग हटा के कर सकते हैं, डायरेक्टली इंजेक्शन देकर के नहीं मार सकते हैं, जो कि जैसे कि यूएस में है। तो देखिए, यूथनेसिया में किस चीजों का इंपॉर्टेंट है 3 वेन डायग्राम में? देखिए, सबसे पहले हम लोग मॉरल कर सकते हैं, इसके बाद फिर सोशल भी होता है और फिर रिलीजियस भी होता है। रिलीजियस सेंटीमेंट नहीं हट होना चाहिए, सोशल वैल्यूज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद फिर मॉरली भी वो करेक्ट होना चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट सोशल डेमोक्रेसी, इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 चीजों को यूज करने वाले हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सही बात है, ये तीनों के तीनों टर्म्स हमारे प्रीएम्बल में भी यूज हुए हैं, जो कि हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। सही बात है। देखिए, सोशल डेमोक्रेसी में हम लोगों को सोसाइटी में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों का ही होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें आप और भी चीजों को यूज कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूं। जैसे कि अगर हमारे पास लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों रहेगी, लेकिन अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, फ्रेटर्निटी मतलब कि क्या, भाईचारा, अगर भाईचारे की भावना नहीं रहेगी तो एक पुलिस स्टेट क्रिएट हो जाएगा।
पाएगा। सही बात है। अगर हम लोगों के पास इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी दोनों रहेगी लेकिन लिबर्टी, अगर मान लीजिए आजादी ही नहीं रहेगी, तो इंडिविजुअल इनोवेशन कहां से निकल करके आएगा? तो इसलिए कहते हैं नो इंडिविजुअल इनोवेशन। अगर लिबर्टी रहनी चाहिए, आजादी रहनी चाहिए, एक बेसिक एक अपना आजादी रहना चाहिए। अगर मान लीजिए लिबर्टी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, लेकिन अगर मान लीजिए इक्वलिटी नहीं है, एकदम बराबर वाली भावना नहीं है, तो उस स्टेट को कहेंगे इलाइट रूल, मतलब कि जो ऊंचे तबके वाले लोग हैं वो रूल करने लग जाएंगे, क्योंकि इक्वालिटी तो है नहीं। किसी चीज को यूनिवर्सल करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो अगर हम लोगों को किसी चीज को यूनिवर्सल करना है, मतलब कि पूरे ऑल ओवर द थ्रू ग्लोबल करना है, तो उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, चाहे अवेलेबिलिटी। अगर हम लोग इसे एजुकेशन के टर्म्स में यूज करें तो भी ये बात बराबर बैठेगी कि एक्सेसिबल होना चाहिए लोगों को स्कूल में, चाहे कैसा भी लोग हो, चाहे या फिर अगर अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब पैसे उसके एकदम सही होने चाहिए जिससे कि सारे के सारे के वाले लोग, सारे सोसाइटी वाले लोग उसे अफोर्ड कर सकें। उसके बाद वो अवेलेबल होना चाहिए ऑल मीडियम ऑफ क्लासेस के लिए, ठीक है, इंटरनेट के लिए भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है इंटरनेट बैंड से रिलेटेड भी, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज में हम लोगों के पास 3F का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी आपको प्रोग्राम करना है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, जैसे भी COP26 हुआ है ग्लासगो में, राइट बात है, स्कॉटलैंड में, तो सस्टेनेबल पॉलिसीज की जब भी बात करेंगे तो हमें फंड्स का होना जरूरी है, इसके बाद फिर फंक्शंस का होना जरूरी है, और उस फंक्शंस को करने के लिए फंक्शनरीज का होना जरूरी है। सही बात है। फंड मतलब हमारे पास पैसा चाहिए, फंक्शन मतलब कि हमारे पास रोल चाहिए, और उसको कौन निभाएगा, वो होंगे फंक्शनरीज, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया के स्ट्रेंथ 3Ds हैं, और वो 3Ds क्या हैं? एक तो इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है तो इसके कारण डिमांड ज्यादा है। इसके बाद हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, तो हर चीज करने की आजादी है, कुछ भी बोलने की आजादी है। सही बात है। चाइना जैसा रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, जो कि 15 से लेके 60 ईयर्स के बीच में वैसे लोग जो कि काम करने लायक है, मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, सही बात है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो इंडिया के स्ट्रेंथ में आ गया कि हमारे पास डिमांड बहुत है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, डेमोक्रेसी है, तो किसी भी चीज की आजादी, आराम से कोई काम किया जा सकता है, और इसके बाद फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा करके हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। सही बात है। तो ये हो गई इंडिया की स्ट्रेंथ, जो कि आप हर चीज में यूज कर सकते हैं, चाहे कितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, GS 1 2 3 4 किसी भी टॉपिक हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करें, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, सैनिटेशन में हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तो अगर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है तो तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन के साथ उसका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास काम करने के लिए इंसेंटिव्स भी होना जरूरी चाहिए। तो 3Is के थ्रू हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव, इस तरीके से वेन डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो सकता है, सही बात है, किसी भी एस्पेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो सकता है, पर्सनल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, या फिर पूरे सोशल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर कंट्री लेवल पे, किसी भी चीज पे अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना है तो हम लोग को 3Cs को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आप वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। कोऑपरेट करना जरूरी है, सही बात है। इसके बाद कम्युनिकेट करना जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों की प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और इसके बाद पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के कौन से तीन तरीके हो गए? कोऑपरेट हो गया, कम्युनिकेट हो गया, और क्रिटिसिज्म हो गया, जो कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर करप्शन को प्रिवेंट करना है, देखिए मैंने आपको ना वेन डायग्राम 3 फॉर्म में बता दिया, लेकिन मैं आपको लास्ट में आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप इसे 4 भी यूज कर सकते हैं और 5 फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को करप्शन से बचाना है तो 4 Cs कौन कौन से हैं? देखो, एक तो CVC है, सही बात है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके बाद फिर CBI है, राइट बात है, उसके बाद फिर कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसमें है? आर्टिकल 148 में है, राइट है, और उसके बाद फिर हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से करप्शन के थ्रू हम लोग ये सारी चीजों को बचा सकते हैं, CVC, CBI, कैग और कोर्ट्स। इस तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वेन डायग्राम को किस किस वे में इनोवेशन करके आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट बात है। इसके बाद फिर हम लोग 5 E's, जैसे 5 E's हम लोगों ने किस तरीके से बनाया, चाहे वो किसी भी सस्टेनेबिलिटी के तौर पे, अगर किसी भी चीज को सस्टेनेबल वे में करना है तो देखो, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसका इकोनॉमी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसे इफिशिएंट वे में करना पड़ेगा, इफेक्टिव तरीके से करना पड़ेगा, और इक्वालिटी करनी पड़ेगी सारी चीजों में, सही बात है। तो इस तरीके से आप 5 E's, 4 C's और 3 के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और अपने आंसर्स को एनहेंस कर सकते हैं, और विश्वास मानिए कि आपकी आंसर राइटिंग में एनरिच करेगा अगर आप ये सारी चीजों को यूज करेंगे। ये मैंने पूरा का पूरा बहुत सारी समरी पढ़ करके और बहुत सारी चीजें करके एक जगह समराइज करके किया, ऐसा कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, इसीलिए दैट वीडियो गोना वेरी हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच।